अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ट्रंप साहब ने सारी की सारी जो इमदाद थी उसको पॉज़ कर दिया है, रोक दिया है जो यूक्रेन को जा रही थी और उसके ऊपर अब एक रिएक्शन भी आना शुरू हो गया हुआ है कि भई ये आपने इमदाद क्यों बंद की है? और ख़ास तौर पे जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब थे, जो उनके साथ मामला हुआ, उसके बाद तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें होनी थी और अब लेकिन ट्रंप को हम देख रहे हैं कि वो अपना जो फ़ोकस है वो अब शिफ्ट कर रहे हैं यूरोप से लैटिन अमेरिका की तरफ। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ज़ेलेंस्की के साथ-साथ जो यूरोपियंस की जो वहाँ पे मीटिंग हुई है, उसके बाद काफ़ी अमेरिका में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। यूरोपियन लीडर्स जो हैं अगरचे हम देख रहे हैं कि वो परसिस्ट कर रहे हैं इन सपोर्टिंग यूक्रेन और उनकी भी पॉलिसी शिफ्ट जो है यूएस पॉलिसी शिफ्ट के साथ-साथ अपनी तरफ बढ़ रही है। उसका भी ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर क्लैशेज़ हैं, वो हो रहे हैं। तोरखम वगैरह के ऊपर हम हमें रिपोर्ट मिल रही है और लेकिन इस सारी गुफ्तगू में जो बेसिक आज हमारा जो फ़ोकस होगा, वो एक तो ये अमेरिका और यूरोप होगा, पाकिस्तान होगा और उसमें आपको पता ही है कि जो यूरोप ने कोalition ऑफ विलिंग जो है, कोalition ऑफ द विलिंग वो बनाने की कोशिश की है। वो देखते हैं उसका क्या सिलसिला चलता है, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। लेकिन जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ रहे हैं ट्रंप की जो डिप्लोमेटिक रॉव हुई है ज़ेलेंस्की के हवाले से, क्या बनेगा? क्योंकि मैं देख रहा था कि 5 फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरीज़ जो हैं, उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया है। वो भी देखते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। फिर पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी के कई चैलेंजेज़ जो हैं वो फेस कर रहा है। वो किस तरीके से हल किए जा सकते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो नया जो मंज़रनामा इमर्ज हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं उसको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब साद हफ़ीज़ साहब, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनको पढ़ा करें, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं। हियर कम्स साद हफ़ीज़ भाई। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं साहब? बहुत शुक्रिया साद भाई। सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रंप साहब ने सीज़ कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है या आप कह लें कि उसको पॉज़ कर दिया है जो इमदाद जा रही थी यूक्रेन को और ये ज़ाहिर है कि उसकी जो बिल्डअप एक हो रही है सिचुएशन, उसी की तरफ हम देख रहे हैं कि जो मामलात बढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में क्या चीज़ें आप होती हुई देख रहे हैं? जी। मैं देख रहा हूँ कसाना साहब के यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकता यूरोप या यूक्रेन विदाउट यूएस हेल्प। तो यूक्रेन तो कह रहा है कि हम तो वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। जी हाँ, वो कहते तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इस जंग को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल उनके लिए होगा। ऑफ कोर्स जिस तरह की टेरेन है वो और जिस तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो काफ़ी साल चल सकती है ऐसी जंग, लेकिन उससे नुकसान यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में यूक्रेन के अंदर भी अब वॉइसेस आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं कि भाई ज़ेलेंस्की वेंट टू फार और उसका नेशनलिस्ट एक वो है मौक़िफ़ है, फाइन, लेकिन ये मौक़िफ़ उसको चेंज करना पड़ेगा और टॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यूरोप के अंदर इतनी विल नहीं है कि उनको इतनी मदद कर सकें कि ये कोई लंबी लड़ाई हो। मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल चेंज हो गया है सिनेरियो जब से ट्रंप व्हाइट हाउस में आए हैं। लेकिन साद भाई मुझे एक चीज़ बताएँ कि यूरोप जो है, यूरोप को मालूम तो है, आज मैं उनकी तकरीर देख रहा था, जो स्टार्मर साहब ने पार्लियामेंट में की है, उसमें भी उन्होंने टॉन्ट किया है विदाउट नेमिंग ट्रंप और साथ-साथ जो निजेल फ़राज हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि भई रशिया जो है वो एग्रेसर है। ज़ेलेंस्की जो है उसके ऊपर इन्वेड किया गया है यूक्रेन के अंदर। तो वो बेसिकली अभी तक जो ट्रंप का वर्ज़न है, उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक कंसर्न भी मौजूद है और ज़ाहिर है कि जो इनकी कोalition ऑफ द विलिंग हुई है, वो भी उसी का रिएक्शन है। तो ये क्या हम देख रहे हैं कि मतलब उनके अंदर एक काफ़ी बड़ी खलीज पैदा हो जाएगी? नहीं, खलीज होने नहीं देंगे। आपको पता है कि ट्रंप की स्टेट विजिट होगी प्रिंस चार्ल्स के इनविटेशन में। ये जो रिलेशनशिप है तो सबसे ओल्डेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है यूके की और अमेरिका की, तो इसके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं अलाउ करेंगे। ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। ट्रंप ने इनएक्यूरेट स्टेटमेंट दिया उसमें कि रशिया ने
जंग नहीं शुरू की, यूक्रेन ने शुरू की, इनएक्यूरेट स्टेटमेंट, तो वो ठीक है। पार्लियामेंट में उसने स्टारमर ने करेक्ट कर दिया उसको कि भाई जंग तो रशिया ने शुरू की थी, लेकिन वो तो एक मॉरल चीज हुई ना कसाना साहब। वो तो एक मॉरल एस्पेक्ट है, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जंग को बढ़ाना और चलाना वो एक दूसरी बात है बिल्कुल। तो यूके विल बी गाइडेड बाय इट्स ओन इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट अभी तक अमेरिका से अलाइंड है, जो कुछ भी वो कहें पब्लिक के वो मतलब उनको बैंक करना पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी हर चीज के लिए। जी हाँ, तो ये उनके लिए बिग प्रॉब्लम जो है, आपको तो पता है उसमें यूरोप के अंदर, कि उनका जो ज्यादातर जीडीपी का जो साइज है वो वेलफेयर स्टेट्स के ऊपर जाता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर जाता है, तो उन्हें वेलफेयर स्टेट्स बनानी है। तो अगर वो जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएं, तो दे विल हैव टू कट वेलफेयर, तो उसके ऊपर वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके पास ज्यादा रूम नहीं है मैनूवर करने का यूरोप के पास। हाँ, लेकिन ये जो इन्होंने अब जो टैरिफ की पॉलिसी अपना ली है, और उसके हम देख रहे हैं कि आज आपने सुन लिया कि मैक्सिको का भी उसमें जद में आ गया, कनाडा भी जद में आ गया, चीन के ऊपर भी उन्होंने 20% आई थिंक उन्होंने लगा दिया है। अब ये जो सूरत हाल है कि इधर से फिर वो रिवर्स टेरिफ जो है वो टिट फॉर टैट वाला मामला शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर जाहिर है कि कंज्यूमर जो है वो सफर करेगा, और जो आम आदमी है वो भी सफर करेगा। तो ये सिलसिला जो है किस तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, सफर तो सभी जगह होगा इसका, क्योंकि काउंटर टैरिफ तो लगेंगे। कोई मुल्क ऐसा अलाउ तो नहीं करेगा कि वो उसके ऊपर टैरिफ लगे और वो फिर रिस्पॉन्ड ना करे, और इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन तो होगी डेफिनेटली। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप ने इस काफी चीजों को वो कैलकुलेट करता है, कुछ चीजों को कैलकुलेट नहीं करता। ही जस्ट वांट्स टू गो आउट देयर एंड क्रिएट अ स्टर। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑल ही इज डूइंग, वो ये कर रहा है कि सबको टेबल के ऊपर लाने की कोशिश है। और एसेंशियली भाई अमेरिका सारी दुनिया को सस्टेन नहीं कर सकता, और अमेरिका का अगर मार्केट ओपन है तो दुनिया और मुल्क को भी अमेरिका के लिए मार्केट ओपन करना पड़ेगा। वो ये ट्रंप इज सेइंग जस्ट दैट, रेसिप्रोकेट। तो वो बात, वो जब तक हो जाएगा वो एक बैलेंस हो जाएगा। आपने देखा कि हिंदुस्तान ने ऑलरेडी अपने टैरिफ्स जो उनके तो बड़े हाई टैरिफ्स होते थे, वो डिस्करेज करते थे, तो वो अब कम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव कम अंडर प्रेशर इवन दो दे आर स्पेशल फ्रेंड्स कोट अनकोट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। जी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिसी भी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि दे थिंक दैट ट्रंप टैरिफ्स के ऊपर ही मींस बिजनेस। क्योंकि यहाँ जो है ना, उसकी जो मेगा लॉबी है, यहाँ जो बड़ी जबरदस्त लॉबी है, उन्होंने कह दिया बेसिकली कि भाई आप दूसरे मुल्कों को इसी तरह ट्रीट करें जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं। हाँ, सही बात है। और खासतौर पे इस जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि साथ ही देखें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स तो दो ही जगहों पे जाती है ना, एक अमेरिका है, एक यूरोपियन यूनियन है। अगर ये दोनों जगहों पे फॉर इंस्टेंस अगर अमेरिका जो है वो टैरिफ लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तो इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है उनके ऊपर, और फिर इम्पोर्ट्स जो है उनके ऊपर भी, तो ये तो मामला बड़ा ठीक ठाक सीरियस किस्म का हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी हैं और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज है। मैं बल्कि एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, एक आर्टिकल जो डॉन का आर्टिकल है, ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल उसमें चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये आर्टिकल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये जो टैरिफ वाला मामला है ना, ये मुझे लगता है कि काफी सीरियस है पाकिस्तान के लिए, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये आर्टिकल है, ये डॉन का आर्टिकल है, जिसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि व्हाई द ट्रम्पियन चेनसॉ टू द ग्लोबल ऑर्डर मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अब ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसमें चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। तो अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं जी पाकिस्तान के लिए, ये जरा हमें बताएं। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखें, और जो उसके डायरेक्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अमेरिका के, वो प्रेशर में आ जाएंगे विद दीज टैरिफ्स। उनको अब मेक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, तो उसमें फिर ये है कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई जिसमें कि पाकिस्तानी गुड्स
अमेरिका लोअर कॉस्ट के ऊपर ले सके तो फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मेरी प्रॉब्लम इस चीज से ये है कि कब होगी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट, और पाकिस्तान को एक्स्ट्रा क्या चीज है बेचने के लिए अमेरिका को, या एसेंशली सिर्फ अमेरिका को नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ भी अगर कोई टैरिफ्स लगे तो दूसरे मुल्कों में भी शायद अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि दे लुकिंग फॉर गुड्स। तो उसमें यह है कि बड़ा जरा फार फेच सा लगता है मुझे। फार फेच है। मैं आपको इसका जो ये एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, उसका ये लिख रहे हैं कि फॉर पाकिस्तान दिस डेवलपमेंट पोजेस विद बोथ अ सीरियस थ्रेट एंड अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। ऑन द वन हैंड the threat is clear. Pakistan depends heavily on exports to the United States and relies on bailouts from American-led institutions such as IMF and the World Bank. As the Trump administration policies disrupt these institutions, sometimes even calling into question their future relevance, Pakistan's reliance on IMF packages and other forms of international financing becomes increasingly precarious. ये तो बात ठीक है ना? ये बात तो ठीक है ना। तो ये तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान हैज टू मूव out of the IMF arena, out of the World Bank, basically अपनी self sufficiency को develop करे, become self sufficient, इनके ऊपर rely ना करें institutions के ऊपर, because ये institutions जाने वाले हैं। दुनिया ट्रम्प अगर के लोग अगर 4 साल और ट्रम्प के बाद भी रह लिए तो they will attack these institutions। वो नहीं चाहते। आगे जाके ये कह देंगे this volatility, however, also presents a historic opportunity for Pakistan, as these once in a century changes give the country an opening to shape both the external and internal environment, influencing its political economy. For decades, Pakistan has relied on tariffs and non-tariff barriers that effectively pick winners and losers in its economy, often protecting inefficient sectors at the expense of competitiveness and innovation. Such barriers, in practice, are a tax on exports. They raise input costs, hamper Pakistani firms from scaling up, and dissuade entrepreneurs from venturing into global markets. ये वो कह रहे हैं जी कि ये नहीं, ये प्रोसेस तो बड़ी सालों से चलती आ रही है। तो ये सडनली टुमारो तो चेंज नहीं होगी ना। आपके पास ये जो मॉडल है बेसिकली जो के इनोवेशन की जरूरत नहीं है, सब्सिडीज आपको मिलती रहती हैं, आप उन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करें जो आप कंफर्टेबल हैं, जिससे तो एसेंशियली तो ये बात है ना। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं ना, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सजेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मस्ट बी टैरिफ and non-tariff barriers that have stifled market forces in the country. By doing away with these barriers radically and across sectors, a new, more open economic model can be developed. This is all the more important as a strategic approach in a world where the United States is keen to take a transactional approach to its trading relations with the world, primarily focusing on trade deficits and barriers as starting point for bilateral negotiations. ये कह रहे हैं जी हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा इससे कि जिस मुल्क में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि आपके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है दैट इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, तो कौन ये पॉलिसीज बनाएगा, कौन ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा। बातें तो करने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब चीजें, लेकिन मुल्क तो तैयार हो अपॉर्चुनिटी लेने की है किसाना साहब, तैयार है ही नहीं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तब हो सकता है जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल, और एक प्रोग्राम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फॉलो करें, मीनिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दें, टैक्स टू जीडीपी बढ़ा दें, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, कोई भी आए, उसी को परसिस्ट करें, चेंज ना करें उसको। पाकिस्तान में तो ये रहा है ना, फिट्स एंड स्टार्ट्स। अभी एक चीज होती है, फिर 5 साल चेंज कर देते हैं, फिर 5 साल के बाद चेंज कर देते हैं। इस तरह नहीं चलती इकोनॉमी। हाँ, इस तरह नहीं चलती। और खासतौर पर जो आपकी जो पॉलिसीज हैं, जब तक वो लॉन्ग टर्म उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी उसके ऊपर ना एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, ना आपके बाहर से एफडीआई आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज मैं इसी के साथ रिलेटेड मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कह रहे हैं, वो देखें जी, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में वो कह रहे हैं कि एक नई जो रिपब्लिक है, सेकेंड रिपब्लिक, वो उसकी बात हो रही है। एक नई पार्टी जो है वो बनी है, और वो कह रहे हैं न्यू पार्टी एनविजन्स एस्टैब्लिशिंग सेकंड रिपब्लिक इन बांग्लादेश। अब ये पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये जरा देखिएगा कि बेसिकली ये आपको पता ही है कि जो ये नाहिद इस्लाम साहब जो हैं,
जो जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हुए थे इसमें पूरे के पूरे जो उसके जो एग्जिट हुआ था हसीना वाजिद का, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी है, ठीक है ना जी। अब वो जो पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि सेकंड रिपब्लिक हमें बनानी पड़ेगी, हमें नए सिरे से चीजें जो है वो शुरू करनी पड़ेंगी। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो कहते हैं इन इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट टू द पीपल द नेशनल सिटीजन पार्टी क्लियरली डिक्लेयर्ड अ विजन फॉर अ सेकंड रिपब्लिक इन बांग्लादेश। स्पीकिंग एट द पार्टीज इनॉग्रेशन, नाहिद इस्लाम, ये वही यंगस्टर हैं, the top leader of the party, read out the declaration which outlines the ideals and principles of his centrist party. But what is this second republic? Second republic signifies transformation of the political system through democratic means, rewriting or reform of constitution and political institution following a revolution or mass uprising. क्या ये हम पे भी अप्लाई होता है? डेफिनेटली अप्लाई होता है, और मैं बताता हूं आपको इसमें एक स्टेटमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश आया था, कायम हुआ था, तो उस वक्त एक रेवोल्यूशन हुई थी इन अ वे कि जिसमें लोगों ने अपने हकूक ले लिए थे। उसके बाद जो हुआ, हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप में उसने हकूक खो दिए। तो अब ये सेकंड रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, तो फंडामेंटल चेंजेस करके लोगों को अपने हकूक वापस लेने की एक चांस ले रहे हैं ये। तो उसमें ये है कि दे हैव टू मेक चेंजेस कि भाई इसके अंदर कोई अथॉरिटेरियन जो चीजें हुई हैं इनकी हसीना वाजिद के जमाने में, उनको खत्म कर दिया जाए और डेमोक्रेसी को रेस्टोर कर दिया जाए, प्रॉपर डेमोक्रेसी को। रिग्ड इलेक्शंस ना हो, कि आपको तो पता है ना, हसीना वाजिद के जमाने में सारे इलेक्शंस रिग्ड होते थे एसेंशियली, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोगों की नहीं होती थी। ठीक है, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ये सारी चीजें पाकिस्तान को अप्लाई करती हैं। पाकिस्तान को अप्लाई करती हैं इस तरह कि भाई हमारी, जब तक कि हमारे इलेक्शंस क्लीन ना हो, रिप्रेजेंटेशन क्लीन ना हो, जब तक कि लोगों के हकूक वापस उन्हें ना मिले टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें उन्होंने मिसाल भी दी है, फ्रांस की दी है मिसाल। उन्होंने कहा कि दो सेकंड रिपब्लिक्स हुई हैं। द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक after the French Revolution had given way to monarchy. The second French Republic was established through the Revolution of 1848, toppling the monarchy of King Louis Philippe। ये जो हुआ था, वो कह रहे थे कि इस तरह वहां पे भी हो चुका हुआ है, अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जी हाँ, और मैं इसमें ब्रीफली कह देता हूँ कि एसेंशियली ये हुआ था कि जब मॉनर्की को इन्होंने ओवरथ्रो किया था रेवोल्यूशन ने, तो कुछ दिन के लिए अच्छा चला था, लोगों ने अपने फिर रेवोल्यूशन जो इटसेल्फ थी वो भी दे टर्न्ड ऑन देमसेल्व्स। तो ये चक्कर हुआ था, वो रेवोल्यूशन जो थी वो बिकेम एन एनिमी ऑफ इटसेल्फ। तो उससे ये हुआ था कि काफी फिर काउंटर रेवोल्यूशन हुई, फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्टेटरशिप वापस आ गए नेपोलियन की, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें जो है ना, हिस्टोरिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आज के जमाने में। वो कह रहे हैं कि फ्रांस में 5 रिपब्लिक्स अभी तक बन चुकी हैं और जो लास्ट वन थी वो कहते हैं कि 1958 में बनी थी। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो स्पेन में हो चुका हुआ है, ये सब जगहों पे हो चुका है। तो बांग्लादेश में भी अगर होता है तो मेरा ख्याल है कि उसी तरह पाकिस्तान में भी इस जो हालात हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं, तो ये वक्त का तकाजा यही है कि वहां पे भी एक सेकंड रिपब्लिक बने, ताकि लोगों के जो हकूक हैं वो उनको इंश्योर किया जा सके कि वो उनको मिले। और वो एक जो पहले जिस तरह हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी उससे तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि लोगों के राइट्स भी मिलें और उनको उनकी आवाज जो है वो सुनी जाए और उनके मुताबिक काम किया जाए। और जो बात है इस बड़ी ब्रीफली कि उनको अगर नहीं मिले तो फिर रेवोल्यूशन का चांस है, फिर ड्रास्टिक चेंज का चांस है, जो कि फ्रांस में हुआ और जो कि बांग्लादेश में हुआ। अब ये दिखाने की बात है ना, तो पाकिस्तान में भी कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि रेवोल्यूशन विल हैव टू कम, उससे बड़ी काफी चेंज आएगी, डिसरप्शन काफी होगी, फिर एक नया मुल्क बनेगा एसेंशियली। तो ये पॉसिबिलिटी है, आज नहीं है, कल हो जाएगी। इफ दे कंटिन्यू दिस वे, इलीगल काम करते रहें तो इसी तरह होगा। और ये मेरा ख्याल है कि इनको समझने की जरूरत है, जो इस वक्त हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, इनको समझने की जरूरत है कि इससे बचें, और अगर बचना नहीं है तो फिर जाहिर है कि उसको वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसका निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा एक आपने बताया कि इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और इस पर मजीद
भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्रिया।